हमने सुबह के 10 बजे फर्स्ट बिहार झारखंड का सीमांचल कॉन्क्लेव 2025 शुरू किया था और अभी तक लगातार ये कॉन्क्लेव में नेताओं का पहुंचना जारी है। लेकिन सबसे अहम और सबसे खास मेहमान हमारे बीच अभी पहुंचे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी। हम बताना चाहेंगे लोगों को कि कितनी चिंता है तेजस्वी प्रसाद यादव को सीमांचल की, कि इनसे जब मैंने कहा कि सीमांचल में मैं कॉन्क्लेव करा रहा हूं तो एक खास तौर पर इस कॉन्क्लेव में कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं है, सीमांचल की बात करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव जी, आपका बहुत आभार हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि आपकी चिंता जो है वो झलकती है कि आप सिर्फ सीमांचल की बात करने के लिए, मैंने कहा लोगों को बताया कि ऐसा हम उनसे दूसरी बात भी करेंगे, राजनीति की थोड़ी बहुत बात करेंगे, लेकिन उनकी आपकी इच्छा कितनी थी कि हम सीमांचल की बात करें। आप यहाँ पहुंचे और खराब मौसम था, उसके बावजूद आप यहाँ पर पहुंचे, बहुत आभार तेजस्वी यादव जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रबोध साहब। और तेजस्वी जी से हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। तेजस्वी जी, सीमांचल की धरती पर हैं आप और खास ये इलाका हमने देखा, ऐतिहासिक तौर पर हम देख रहे हैं सीमांचल की धरती को, और हमने पूरी जो हिस्ट्री देखी इसका, बिहार का सबसे पिछड़े इलाकों में से एक, यहाँ की समस्याओं पर बात कम होती है, यहाँ के घुसपैठ की चर्चा लोग करते हैं, यहाँ बांग्लादेशी की चर्चा लोग करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये वो इलाका है जो पलायन, शिक्षा की कमी, गरीबी, बाढ़, ऐसे तमाम मुद्दों को झेल रहा है। तेजस्वी जी, पहले हम चाहेंगे कि सीमांचल को लेकर जो आपका विजन है, और सबसे बड़ी बात कि हम देख रहे हैं, आप पिछली बार भी आपने कहा था कि हम सीमांचल विकास आयोग बनाएंगे अगर हमारी सरकार आती है, अथॉरिटी। हाँ, अथॉरिटी। और सरकार आपकी नहीं बन पाई, कुछ थोड़ा 12,000 वोट से तेजस्वी यादव जी पीछे रह गए, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए दुर्भाग्यवश। लेकिन हम तेजस्वी जी जानना चाहेंगे कि सीमांचल को के विकास को लेकर सबसे पहले आपका जो थॉट है, आपकी जो सोच है, उसको लोगों के सामने रखें। देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट बिहार झारखंड और आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हर कोई तो पटना में ही कॉन्क्लेव करता है, इस इलाकों को लोग भूल ही जाते हैं। तो इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने कम से कम सीमांचल और पूर्णिया में ये कॉन्क्लेव जो है सीमांचल की स्थिति को देखते हुए आपने रखा है। और इस कॉन्क्लेव से फायदा भी है कि सब बड़े नेता जो हैं आकर के कम से कम सीमांचल के विकास को लेकर के, स्थिति को लेकर के एक चर्चा होगी। और जब आपने निमंत्रण दिया तो यही हम लोग सोचे कि भाई सीमांचल में अगर हो रहा है तो हम लोगों को तब कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि जाएं सीमांचल और सीमांचल की बात हो। सीमांचल जो इलाका है बिहार में, आप देखिएगा सबसे पिछड़ा और गरीब इलाका है। देश में सबसे गरीब राज्य बिहार है और बिहार गरीब राज्य में सबसे पिछड़ा इलाका, गरीब इलाका ये है। अगर आप तुलना करें तो बिहार प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम अगर बिहार का है पूरे देश में, तो ये सीमांचल का इलाका जो है बिहार में सबसे पीछे है। यानी अगर सीमांचल अगर विकास करेगा तो बिहार का विकास होगा, बिहार का विकास होगा तो देश का विकास होगा, ये सच्चाई है। लेकिन कई लोग जो है बातें बहुत करते हैं, काम कम करते हैं, प्रचार ज्यादा करते हैं, दुष्प्रचार ज्यादा करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। जो सत्ता में जो बैठे लोग हैं, जैसे आपने कहा घुसपैठी की बात हो, ध्रुवीकरण की राजनीति ज्यादा करते हैं। इस इलाके से चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, क्योंकि बाढ़ से भी प्रभावित ये इलाका रहता है, यहाँ इतना आपको करने के लिए इतना कुछ है। हम कई बार आए यहाँ और हम लोग देखते हैं कि यहाँ मक्का का उत्पादन बहुत होता है, और जब आते थे तो देखते थे कि भाई रोडों पर जो है मक्का जो है सुखाने के लिए जो है, यानी कोई स्टोरेज की जगह नहीं है, सुखाने की जगह नहीं है, रोडों पे बिछा करके सुखाते थे। और इसके वजह से कई एक्सीडेंट हुआ करता है, अगर गाड़ियां जाती है तो स्किड करती है, कई दुर्घटना होती है, और यहाँ खास तौर पे इन इलाकों पे काफी ज्यादा होता है। हम पिछले बार ही यहाँ आए थे, कुछ लोगों की हत्या हो गई थी एक्सीडेंट में,
बारात में, तो पता चला शादी ब्याह से लौटते समय मक्का वगैरह के कारण बहुत होता है। तो हमारा एक विजन है, जब ये पता चला, जब हमने अपनी आंखों से देखा कि इस इलाकों में मक्का भंडारण के लिए हर पंचायत में भंडारण की व्यवस्था अगर सरकार बनती है तो हम लोग करें। यहाँ मखाना की खेती इतनी होती है, अब ये लोग जीएसटी लगा दी। आप देखिएगा गुजरात में फेफड़ा फाफड़ा खाखड़ा खाखरा खाखड़ा पे जीएसटी नहीं है, लेकिन मखाना पे इतना जीएसटी लग गया। यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है। हम लोगों को पीड़ा है इस चीज की। आप देखिएगा कितना लोग मेहनत करते हैं, कोई मेहनत कोई करके देखिए मखाना कैसे फोड़ा जाता है, उसका पूरा। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, राहुल गांधी जी भी आए थे, उन्होंने तो खुद जाकर के खेत में घुस करके मखाना वगैरह निकाल करके देखा, हम लोग सब लोग वहां थे, पूरा प्रोसेस हम लोगों ने देखा, फोड़ने तक का प्रोसेस देखा। लेकिन बिचौलिया जो है वो मजे ले रहा है, किसानों को मजदूरों को कुछ नहीं मिलता है। यही मखाना बोरा में पैक करके लाद करके ले जाएगा पंजाब, और पंजाब में पैकेजिंग की व्यवस्था होती है, वो कितने रेट पे बेचने का काम करता है। तो पैकेजिंग की व्यवस्था यहाँ क्यों नहीं हो सकती है? किया जा सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति चाहिए, विल पावर चाहिए। कि इन इलाकों में आप देखिएगा, अगर एजुकेशनली अगर हम बात करते हैं तो साक्षरता दर भी पूरे बिहार में सबसे कम है। हम क्या बनाना चाहते हैं? जब हमको पता है कि ये इलाका पीछे है, तो हम यहाँ क्यों नहीं कुछ करते? आपको ताजुब होगा, नालंदा जो इलाका है वो संपन्न इलाका है, ठीक है, हर जगह काम होना चाहिए, हम किसी का विरोध नहीं करते। नालंदा में कितना नर्सिंग कॉलेज है, कितने नर्सेज वहां से आती हैं? यहां आप बता दीजिए कितना नर्सिंग कॉलेज है, कितने नर्सेज आते हैं? हम चाहते थे, हम जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो हम चाहते थे एएनएम जीएनएम जितनी हो सबको होम कैडर हम दे। जब हमने पूरा स्टडी किया कि होम कैडर देना है, तो केवल तो 5-6 जिलों के ही, पता चला कि नालंदा में इतने हैं कि मतलब 5-6 जिलों के ही है, ज्यादा से ज्यादा वो ओवरलोड हो जाएंगे, बाकी के जिला खाली हो जाएंगे। तब हमने नीतिगत निर्णय लिया कि सीमांचल के इलाकों में ज्यादा से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज का एनओसी देना चाहिए, ताकि लोगों को काम भी मिलेगा, गरीबी से मुक्ति भी पाई। जब काम मिलेगा तो आर्थिक स्थिति ठीक होगी, बेहतर होगा। बाढ़ का इलाका है, अमित शाह जी आते कहते हैं 11 साल राज करने के बाद, 20 साल बिहार में राज करने के बाद कहते हैं कि अब हम बाढ़ नियंत्रण का काम करेंगे। तो 11 साल केंद्र में, 20 साल बिहार सरकार में आप लोग आमंत्रण का काम कर रहे थे बाढ़ का। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, परसों ही आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज की स्थिति आप बता दीजिए क्या है? हमने देखी है वहां की, हमने दिखवाई वहां की। कोई डॉक्टर नहीं है, कोई प्रोफेसर नहीं है, कहीं इलाज नहीं होता है, ये स्थिति बनी हुई। केवल एक बिल्डिंग है, ढांचा है, और रेफर कर दिया जाता, भैया रेफर रेफर। तेजस्वी जब स्वास्थ्य मंत्री था तो रेफरल पॉलिसी बनाया था, बताइए उस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपको बता दें, ये स्थिति जब मान्यता खत्म होने का आता है, तब आनंद फानन में प्रोफेसरों का और अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टरों का यहाँ नियुक्ति किया जाता है, उसके बाद भी वापस डेपुटेशन किया जाता है। हाँ, वही आप जो कह लीजिए, डेपुटेशन कैसे अब जब मान्यता हो जाते तो वापस। ठीक ठीक। तो इस मेडिकल कॉलेज का क्या किया जाए? इतना हजारों करोड़ का मेडिकल कॉलेज बना, ना डॉक्टर है, ना इक्विपमेंट है, ना दवा है, ना नर्स है, तो अस्पताल तो हुआ ही नहीं पूरा, ना पढ़ाने वाला कोई प्रोफेसर है। क्या स्थिति है यहाँ मेडिकल कॉलेज की, आप बता दीजिए। तो आप यहां जाइएगा, कोई भी सेक्टर आप देख लीजिए, किसी 20 साल से किसी भी सरकार में व्यक्ति जो लोग हैं या केंद्र में बैठे लोग हैं, इससे पहले पूर्णिया से एनडीए के सांसद ही
ज्यादा जीतते रहे। एनडीए के सबसे ज्यादा विधायक भी यहीं से चुने गए, राज्य सरकार भी उनका, केंद्र सरकार भी उसका। फिर भी सीमांचल के लोगों को, पूर्णिया के लोगों को क्या मिला, जरा पूछिए। लोगों को बाहर जाना पड़ रहा, पलायन करना पड़ रहा। तो ये पीड़ा तो है। और हम लोगों की ख्वाहिश है जब हम लोग आए तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोले, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगे, पैकेजिंग की व्यवस्था हो, भंडारण की व्यवस्था हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, दवा इलाज सबका हो, कहीं पटना या सिलीगुड़ी इलाज के लिए कहीं जाना ना पड़े, ऐसी व्यवस्था हम लोग चाहते हैं। यानी मूल तौर पे जो हम कहते रहे हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार। दूसरी बात, खास तौर पे पूर्णिया जिला में अपराध इतना बढ़ रहा है कि आप समझिए कि ये क्राइम का अड्डा होता जा रहा है। ये जिला इतना अपराध बढ़ गया, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं रह गया। जो गरीब है बेचारा है, उसका एफआईआर तक दर्ज नहीं होता, न्याय तो छोड़िए, एफआईआर तक नहीं हो पाता। आप पर एफआईआर हो जाता है, लेकिन मेरे पे तो हो ही गया था पिछला चुनाव में पूर्णिया में ही। एफआईआर आप पर हो जाता है। तो उस समय दूध का दूध, पानी का पानी भी हो गया, और उसको भाजपा के लोगों ने बनाया। बताइए, खैर वो तो पुलिस ने कह ये दिया कि नहीं। राजनीति में चलता रहता है। मेरे पे हो, कितना हो, कुछ भी हो, उसका दर्द नहीं है। लेकिन जो गरीब जनता, जो बेसहारा है, उनके साथ जो अगर तकलीफ हो रही है, जुल्म हो रहा है, न्याय दिला नहीं पा रहा कोई, आप उनके एक दिन 24 घंटा कोई गरीब के साथ बिता के देखे सीमांचल का। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, चुनाव है, आएंगे, जुमलों की बारिश होगी, फीता कटेगा। अभी प्लेन गिरेगा ना, बिहारी भाषा में गिरेगा, लैंड नहीं होगा। हाँ समझे? हाँ, ठीक ठीक। गिरेगा मतलब आप, लैंड करना वो आपको याद है अहमदाबाद में सी प्लेन गिराया गया था, हाँ सी प्लेन। उसके बाद से गिरवे नहीं किया। सी प्लेन, वही सेम रेप्लिका प्रधानमंत्री जी पूर्णिया में करने आ रहे हैं। तो ठीक है, 11 साल बाद जो है पूर्णिया याद आया है इस बिहार के चुनाव में। लेकिन यहां आकर के देखिएगा प्रधानमंत्री जी क्या भाषा बोलेंगे। लिख लीजिए प्रबोध जी, विकास से ज्यादा घुसपैठियों की जिक्र होगी। और प्रधानमंत्री जी माफ करना, घुसपैठियों की जब आप बात करते हो तो 11 साल केंद्र में, बिहार में 20 साल, अगर घुसपैठिया आया तो आप ही हैं उसके जिम्मेदार। बीच में थोड़ा सा रोकेंगे कि एक उनका क्या आपकी सरकार है 20 साल की, 11 साल की, सब तो आपके हाथ में। एसपी जी उनकी लेकिन नहीं, हम एक बात, हम तो आप ही का सुनने आया, सुनाने भी आए हैं। हम एक ऐड ऑन करना चाह रहे थे। हम एक बात नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा, बहुत चीजें बोल रहे। जैसे इनके, हम लोगों के उप मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हमने एक नेता को इतना गाली दिया कि हम नेता बन गए, है ना? आप समझ रहे होंगे। वो कहें कि नेपाल में जो हो रहा है वो विपक्ष जिम्मेदार है। अब आप बताओ यार, देश में कुछ हो तो विपक्ष जिम्मेदार, नेपाल में कुछ हो रहा है विदेश में तो हम जिम्मेदार। ये किस तरह का बयान है भाई? काम के बारे में ये लोग बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि इन लोगों ने कोई काम किया नहीं, और काम और प्रोग्रेसिव चीज इन लोगों को समझ में नहीं आती है। ये सच्चाई। वही जंगल राज, फालतू का बकवास, परिवारवाद, घुसपैठिया आ जाएगा, ये हो जाएगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, आपका भैंस चुरा लेगा, यही बोली होगा। तो आप कुछ कह रहे थे? नहीं, हम बीच में ऐड ऑन कर रहे थे कि उनके कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा कल, आप मैं
कि जब हमारी सरकार इस बार बनेगी, केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर है, इस बार सरकार बनेगी तो बांग्लादेशी जोक ऑफ द डे। हाँ, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पीट पीट कर भगाएंगे, मार मार कर तो अभी किसकी सरकार बिहार में और केंद्र में? बताइए, केंद्र मंत्री होकर के कह रहे कि जब हमारी सरकार आएगी, वो भूल गए कि अभी भी उन्हीं की सरकार है बिहार में और केंद्र में, देश भर में। नहीं भैया, चुनाव हो जाएगा, जिता दीजिए ध्रुवीकरण के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, फिर मार मार करके भगाएंगे। बताइए कितना झूठ, सुबह शाम रात दोपहर झूठ, खाता भी झूठ है, वो भी झूठे हैं। मतलब झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जब मन करे तब झूठ बोलो, जितना चाहो उतना बोलो, दबा दबा करके झूठ बोलो। क्या मतलब बेवकूफ समझ रखे क्या हम बिहार के लोगों को और पूर्वांचल के लोगों को, सीमांचल के लोगों को, कोसी के इलाकों को, लोगों को बेवकूफ नहीं। अब इन लोगों काम की बात कीजिए ना भाई, पॉजिटिव डिबेट कीजिए, सकारात्मक राजनीति कीजिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। आपको तेजस्वी याद होगा, चूंकि सीमांचल में बैठे हैं, पिछले 2020 के चुनाव में सीमांचल में धमदाहा में नीतीश कुमार जब सभा कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि 10 लाख नौकरी देगा, पैसा कहाँ से लाएगा, जेल से लाएगा, नकली नोट छापेगा। ये हमको याद है कि पिछले चुनाव में आखिरी शायद सभा थी उनकी, और तब उन्होंने कहा था। तो अब जब देखिए कि मतलब हमको लगता है कि जितना आपके मुद्दा है सब नीतीश जी ने उसको लोक लिया, हम कहें अगर अपने अपनी भाषा में कहें तो। देखिए, मेरे पास विजन है तो हम बता रहे हैं, उनके पास विजन नहीं है तो नकल कर रहे हैं, यही फर्क है। अब बिहार की जनता तय करेगी कि जिसके पास विजन है, सोच है, उसको चाहेगी ओरिजिनल वाले को, या जो डुप्लीकेट है, जो कॉपी करता है, उनको चाहेगी। हालांकि देखिए, नीतीश कुमार जी अच्छी अवस्था में है, उनको अगर पेपर ना दिया जाए तो पता भी नहीं है कि क्या क्या योजना है। जो स्थिति है, सच बोलना चाहिए, लेकिन हमको दर्द भी है कि भाजपा के वजह से उनकी स्थिति ये हो गई है। मतलब आप मान रहे हैं कि मतलब वो नहीं चला रहे, दिल्ली में बैठ करके चल रहा है। एक डोर मोदी जी के हाथ में है, एक डोर अमित शाह जी के हाथ में है। तो नीतीश जी को जो करना होता है, वहां से डोर हिलाया जाता है, तब हिलते डुलते, उसी हिसाब से चल रहा है। तो और कोई मतलब नहीं। डोर तो वहां होगी तो कुछ एजेंट्स यहाँ भी बैठे होंगे ना। वो तो पहले ही से प्लान करा दिया गया, तभी ना हम लोग को छोड़ के भाग गए। किनको प्लान करा दिया गया? कुछ लोग तो थे ना भाई, देखिए ना, सब लोग तो वहीं के हैं। जो लोग भी हैं, चुनाव के बाद देखिएगा, जो उनके आसपास जितने लोग बैठने वाले हैं, सब भाजपा में जाने वाले हैं। सब लोग कॉम्प्रोमाइज हो रखा है भाजपा के साथ। जो लोग, लेकिन मुख्यमंत्री जी को लगता है कि उनके साथ लोग खड़े रहेंगे, कि क्या मामला है अब तो पता नहीं। लेकिन आप देखिएगा, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है, चुनाव के बाद समाप्त हो जाएगी। मतलब आप ये मान रहे हैं कि नीतीश जी अब पार्टी चलाने की स्थिति में नहीं है? नहीं है तो लग ही रहा है ना। वो नीतीश कुमार जी जो मोदी जी का थाली खींच लेते हैं, आज पैर छू रहे हैं। अंतर है ना, जो अंतर है वो दिख रहा है लोगों को। अब आप बताइए, जो व्यक्ति, माफ कीजिएगा फिर हमको बोलना पड़ेगा क्योंकि हम नेता विरोधी दल है, वो मुख्यमंत्री, उम्र उनकी हो गई है, टिप्पा टिप्पणी इस पे नहीं करना चाहिए। लेकिन लगातार एक बार उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया, अभी फिर 4 दिन पहले जो है राजगीर में अपमान किया। पहले बार में दीपक जी ने उनको हाथ दे करके रोका, इस बार विजय चौधरी जी ने रोका। मीडिया से कहीं बात करते तो एगो हाथ नहीं खींचता, एगो नहीं खींचता। सम्राट चौधरी जी कितना बार बैठाते हैं विधानसभा में, मत कीजिए मत कीजिए। तो आपको नहीं लग रहा स्थिति की क्या है? सब लोग देख रहा है। आप बताइए, कहीं श्रद्धांजलि में जाइएगा तो चित्र पे, जिनका श्रद्धांजलि है, उनके चित्र पे फूल फेंकेगा कि अपने मंत्रिया के देह पे फूल फेंकेगा? ये बोलना नहीं चाहिए।
लेकिन ये बात 14 करोड़ बिहारियों के भविष्य के बारे में है। अब मेरा मानना है कि बिहार सुरक्षित हाथों में नहीं है। मतलब बेहद खतरनाक स्थिति है, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर नीतीश जी अपने वश में नहीं है, अगर उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो शासन कर पाए और आदेश दे पाए, तो ये बेहद खतरनाक स्थिति है कि नीतीश जी को सामने रखकर और किसी दूसरे से शासन कराया जा रहा चेहरा बस आगे किया गया है और तिजोरी खोल दिया गया है और लुट्टी चालू है। एक एक इंजीनियर क्या करोड़ों रुपया 100 करोड़ रुपया पकड़ा रहा है एक ही विभाग का। 10 करोड़ तो जला देता है, फिर भी उसके खिलाफ वारंट इशू नहीं होता। और उसी मंत्री के यहाँ सुबह शाम है। मुख्यमंत्री पहुंचे रहते हैं। हाँ, नहीं आपको लगता नहीं कि अगर किसी इंजीनियर के घर पे हम बाकी सवाल, और इंजीनियर एक नहीं, आप कई विभागों में अधिकारियों के घर से जो 8 करोड़ रुपया पकड़ा रहा है, उसको एक्सटेंशन दे दिया गया उस अधिकारी को, तो वो बहुत बहुत हम देखते हैं चारा घोटाला में अगर नाम आता है लालू जी का, तो क्या लालू जी ने तेजी से पैसा नहीं निकाला था? ये कहा गया कि आपने किसी को एक्सटेंशन दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। सिर्फ इतना लालू जी का गुना जो हमको कागजों में नजर आता है। यहाँ जो करोड़ों करोड़ बरामद हो रहे हैं और करोड़ों करोड़ लूट जा रहा है, उसके लिए कोई मतलब जिम्मेवार कौन आपको लगता देखिए, है? फॉर्डर स्कैम तो बहुत पहले से ही चल रहा था। हाँ, तो जगन्नाथ मिश्रा जी के टाइम से ही चल रहा था, हाँ, इसलिए उसमें है ना। उस समय तो पापा लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी अपोजिशन रहे। उसके बाद मुख्यमंत्री बने तो सीबीआई को जांच का रिकमेंडेशन उन्होंने उन्हीं ने ही दिया। दिया। हाँ, ठीक है, बहुत सारी वजहें उस समय पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी कि लालू जी सबको खटक रहे थे और खटकना उन लोगों के लिए जायज भी था। तो उन लोगों ने जो पॉलिटिकल वेंडेटा षड्यंत्र किया। लेकिन आप लालू जी को देखो, काम के बारे में अगर जिन्होंने चुनौती दी, जब रेल मंत्री बने तो बिहार को 4-4 कारखाना दिया, हर बजट में भाड़ा कम किया, जो रेलवे के पर्याय बन गए हैं। कोई रेलवे के अच्छे दिन की बात करे तो वो लालू जी को याद करता है कि 90,000 करोड़ का मुनाफा उन्होंने रेलवे को दिलाने का काम किया, गरीबों के लिए गरीब रथ खोला। वही प्रधानमंत्री जी बोले ना, अभी आए हुए थे कि इंजन जो है रेलवे का बन करके हमारे देश से विदेश जा रहा है, वो लालू जी का फैक्ट्री का देना है। अगर पहिया अगर पूरे देश में रेलवे का बन रहा है, रेलवे पटरी पे दौड़ रही है, तो उसका पहिया बिहार में बन रहा है, ये लालू जी ने करके दिखाया। और आरओबी में तो हम बता दें, आरओबी में तो 50-50% शेयर होता ना स्टेट और सेंट्रल का। जब लालू जी रेल मंत्री थे तो आरओबी का रेलवे 100% लेता था। और एक एक मुफ्त पूरा कई थोक जगह। भाव में आरोपी का। तो उन्होंने देखिए काम डिलीवर किया, कूलियों को परमानेंट किया देश भर के। आज तक वैसा निर्णय अगर कोई लिया हो और काम किया हो तो कोई बता दे। लेकिन प्रोपागेंडा चलता रहता है, ठीक है, चलते रहने दीजिए। लेकिन इस बार हमारी जो मालिक है बिहार की जनता, वो निर्णय ले चुकी है। इस बार लोग नारा लगाते हैं, हम कई बार 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश। तो कह रहे अब 25 से 30 फिर से नीतीश। अब वो कहते रहे, लेकिन अमित शाह जी ने तो उन्हीं के नारे को बैंड बजा दिया। आर्टिकल में अपने लिख दिया कि भाई नेतृत्व तो नीतीश जी का रहेगा, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन रहेगा ये समय बताएगा। ये विधायक तय करेंगे। ये तो अमित शाह जी का आर्टिकल है, उन्होंने लिखा है। तेजस्वी जी, हम बात करते हैं इस चुनाव की, जो आपके चुनावी मुद्दे थे, जिनका ऐलान आप कर रहे थे। माई बहन योजना आपने बात की, आपने बिजली की बात की, आपने वो जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसको बढ़ाने की बात की थी। डोमिसाइल युवा आयोग, बहुत सारी हाँ, चीजें। युवा आयोग, डोमिसाइल, ये सारी जो घोषणाएं की थी, तो एक एक करके नीतीश जी ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। भाई जिसके पास विजन है, 2-4 विजन ही तो नहीं है बिहार के, और ये सब भी करने से बिहार की गरीबी या बेरोजगारी तो मिटने वाली नहीं है। हमारे पास ऐसे कई विजन हैं जो बिहार को अव्वल राज्यों में देश का लाएगा, और ये नोटिफिकेशन के बाद हम बोलेंगे। अभी नहीं बोलिएगा। अभी तो आप देख ही रहे हैं। 10-15 दिन रुक जाएंगे तो क्या दिक्कत होगा, है ना। हमारे कांग्रेस के साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं, शकील साहब है बैठे हुए। लेफ्ट भी है, वीआईपी भी, वो साथ में ऐसी ऐसी चीजें लाएंगे। वो जान रहे होंगे कि हमारे पास विजनों की कमी नहीं है। आप लोगों ने आपस में
बातचीत कर ली है। एकदम मस्त। चलिए उसमें तो कोई बाद दिक्कत में आएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप जहाँ पे हम लोग जहाँ बैठे हैं पूर्णिया में, यहाँ 2 दिन बाद आ रहे हैं और यहाँ हवाई अड्डे का जो एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आ रहे हैं। इस साथ ये कहा जा रहा है कि 45,000 करोड़ की सौगात देंगे, ऐसा उनकी ओर से, और मतलब सत्तारूढ़ जो पार्टियां हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है। क्या लगता है ये प्रधानमंत्री का दौरा आखिर मतलब वाकई सौगात देने जा रहे हैं? लेकिन एक बड़ी बात तो है कि पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू हो रहा है, इस पर आपका आप क्या राय है? देखिए, बहुत दिनों से ही बातचीत चल रही है, पूर्णिया की बातचीत चल रही है कि भाई एयरपोर्ट होना चाहिए, होना चाहिए। और कुछ दिन पहले तो अमित शाह ही बोल दिए थे कि एयरपोर्ट बन चुका है, हम्म, चल रहा है। मतलब चालू हो चालू गया। हो गया जब पूर्णिया में। चालू हो गया तो अभी क्या ला रहे हैं उद्घाटन करने, हमको समझ में नहीं आया। तो देखिए, ठीक है, समय के साथ साथ चीजें जो है, कोई सरकार भी ना रहे ना, राष्ट्रपति शासन भी रहे, तो ये सब चीजें चलती रहती है, हाँ हाँ वो है। लेकिन 39 एमपी जीत के गए यहाँ से, 30 एमपी अभी है। 2014 में भी लगभग 36 या 35 33 एमपी थे, यानी हर बार 30 या 30 प्लस एमपी दिए हैं, कई केंद्र मंत्री हैं। फिर भी उस अनुपात में बिहार को क्या मिल रहा है? चंद्रबाबू नायडू कितना ले गए? हम्म, ये क्या किए हमारे मुख्यमंत्री? कुछ नहीं ले गए। अब बिहार की जनता देख रही है ना, यहाँ क्यों जूट मिल नहीं खुल रहा है? बंद है कि नहीं जूट मिल यहाँ का सारा? खत्म जूट मिल बनमनखी इसके का बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही। चीनी मिल यहाँ बनमनखी में वो बन। आप बताइए, गुजरात में लगाएंगे फैक्ट्री या विक्ट्री चाहिए पूर्णिया में, बिहार में? अब जहां काम करेंगे भाई, अब नहीं चलने वाला। अब आपको फलना लाख करोड़ का दे दिया, 1000 दे दिया, ये तो 2 करोड़ नौकरी दे दिया, हर साल देते हैं प्रधानमंत्री। अब 15-15 लाख रुपए खाते में तो सब देशवासी को मिल ही गया, सब संतुष्ट। तो इनका कहना और करना, कथनी और करनी में भारी अंतर है। नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे झूठे प्रधानमंत्री। अभी बिहार आके झूठ बोला उन्होंने। चुनाव आयोग ने एसआईआर के मुद्दे पर अपना एफिडेविट दिया, उसमें बोला कोई घुसपैठिया नहीं, कोई कैटेगरी नहीं है, एक भी नहीं साबित हुआ। अब प्रधानमंत्री आके बोले एसआईआर इसलिए हो रहा है कि घुसपैठिया हो रहा है। उसके बाद बोला, क्या प्रधानमंत्री को इतनी भी जानकारी नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के मुद्दे पर अपना एफिडेविट में घुसपैठियों का जिक्र ही नहीं किया, फिर भी झूठ बोल रहे? तो प्रधानमंत्री आदतन, उनको झूठ बोलने की आदत है। उनको लगता है कि जनता की याददाश्त बहुत कमजोर है। एक चीज, घुसपैठिया का मामला लाएंगे, फिर मंदिर मस्जिद का मामला लाएंगे, फिर पाकिस्तान का मामला लाएंगे, फिर सीज फायर का मामला लाएंगे। इसी में अपना देश चक्र कर काट रहा है। कमाई के लिए नौकरी, रोजगार, फैक्ट्री, कारखाना, अच्छा इलाज, दवाई, युवाओं का भविष्य, लोगों की सुरक्षा, बाढ़ सुखाड़ पे कोई चर्चा नहीं। तस्वीर जी, ये मुद्दे तो हैं वाकई और समस्याएं भी हैं काफी। आप हम आपकी तरह हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन समस्याएं हैं वाकई यहाँ इस क्षेत्र में नहीं, पूरे बिहार में। लेकिन हम देख रहे हैं कि आखिरकार बदलाव, जिस बदलाव की आप बात कर रहे हैं, वो बदलाव तब संभव है जब आप सत्ता में आए। सत्ता में आने के लिए आपकी पार्टी का एक, जिस भी आधार पर हो, एक आपने गठबंधन बना रखा है, महागठबंधन कहते हैं या इंडिया ब्लॉक कहते हैं उसको। हम देख रहे हैं कि जो बहुत कुछ स्मूथ नहीं चल पा रहा है इंडिया गठबंधन में, जो बिहार को लेकर हम बात करें, वो बहुत मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है कि नहीं, बहुत सब कुछ सहज है और सामान्य है, ऐसा नजर आ रहा है तेजस्वी। देखिए, स्मूथ का आप किस पैमाने के हिसाब से बात कर रहे हैं, वो भी एक एंगल होगा। लेकिन जब भी 6-7 दल का एक गठबंधन बनता है तो एक समय लगता है, एक प्रक्रिया होती है। सभी पार्टी में, हमारी पार्टी भी चाहती है ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़े, और हमारे घटक दल भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़े।
और क्या कॉम्बिनेशन होगा, क्या सोशल कॉम्पोजिशन होगा, विनेबिलिटी फैक्टर क्या रहेगी, ये सब चीज देखना पड़ता है। तो जब डायलॉग शुरू होता है तो हम सब लोग एक दूसरे को कन्विंस करने का काम करते हैं, लेकिन गठबंधन सीट शेयरिंग होता ही है और होना ही है। लेकिन हमको लगता है कि इस बार, और क्योंकि पहले भी हम कई बार सीट शेयरिंग में बैठ चुके हैं कई लोकसभा विधानसभा में, इस बार जितने प्रैक्टिकल तरीके से, जितने कंफर्टेबल वे में और स्मूथ तरीके से जो बातचीत चल रही है, पहले नहीं थी। इतना हम आपको बता सकते हैं। तेजस्वी जी, लेकिन हमको तब हैरानी होती है, और मुझे हैरानी होती है, और आपके जो जो समर्थक है, करोड़ों समर्थक है, चूंकि वोट मिलता है उनको, ये शक की संदेह की तो गुंजाइश है नहीं, जितना वोट आपको मिलता है हम उतना ही माने कि आपका समर्थक है आपके, तो उनको तब दुख होता है और उन पर नाराजगी फैलती है कि जब ये पूछा जाता है राहुल गांधी जी से कि जिस तरीके से आपको तेजस्वी यादव ने कहा कि जब विपक्ष की सरकार बनेगी तो हमारी जो सरकार बनेगी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, या लालू जी ने खुद भी कहा। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि इसी पूर्णिया में, और कि भाई आपकी जब बिहार में सरकार बनेगी तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी यादव को क्यों नहीं आप घोषित करते हैं, तो बगैर कोई जवाब दिए वो वहां से उठ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से। आखिर ये माजरा क्या है? कंफ्यूजन फैल रहा है लोगों के बीच में। नहीं नहीं, देखिए, कोई कोई कंफ्यूजन रखने की, हम आश्वस्त करते हैं, किसी को कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं। एक हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कि एक बार जब सीट शेयरिंग हो जाए, मैनिफेस्टो सारा तैयार हो जाए, उसके बाद कर दिया जाएगा, और होना है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। एक समय है, एक समय के पहले जो है नहीं चाहते कि ऑफिशियली जो है अनाउंस हो, एक तक सबको लेकर के, कॉन्फिडेंस में लेकर के जो बातें होती है वो होगी। नहीं, तो इसका इसमें देखिए, कोई 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 किसी को, कांग्रेस जितना पुराना अलायंस हम लोगों का है और इतना हम लोगों का अटूट रिश्ता रहा है कि हम लोगों को कंफ्यूजन हम लोगों में नहीं रहना। कांग्रेस पार्टी से तो रिश्ता है ही, लेकिन उससे बेहतर रिश्ता हमारा, हमारे पिताजी राहुल जी और सोनिया गांधी जी के परिवार से रहा है। वाकई है। तो देखिए, मालिक जनता है, जनता मुख्यमंत्री चुनेगी, और आप मालिकों से जाकर के पूछिए, जनता से जाके पूछिए, वो जिसका नाम बोलेगी वही होगा चेहरा। लेकिन देखिए, हम दिन में आज आज आपके आने से पहले शकील अहमद खान साहब हमारे बैठे हैं सामने, कांग्रेस विधायक दल के नेता, इनसे पूछ रहे थे, तो ये कह रहे थे कि भाई हमने अपना जो गठबंधन की कमेटियां बनाई, उसका हेड तेजस्वी यादव जी को बनाया। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि वो नेतृत्व करेंगे। लेकिन अगर खुलकर बात नहीं होगी, जनता के बीच कंफ्यूजन तो फैलता है तेजस्वी यादव जी, और इससे जो है ये लगता है कि नहीं, गठबंधन में कहीं ना कहीं दरार है। आखिर क्यों कांग्रेस को परहेज क्यों है भाई? ये स्वाभाविक, आप विपक्ष के स्वाभाविक नेता है, वोट आपके पास है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। जो जो कुछ भी वोट है वो आपके पास है, तो बताने में फिर इसको खुलकर ऐलान करने में क्या दिक्कत है? अमित शाह वाली बात क्यों हो रही है यहाँ पर? उसी टाइप का मामला क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, अमित शाह जी का तो अलग ही बयान था, हाँ। उससे ना कंपेयर किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें देखिए, हम सब लोग पार्टी दल के लोग हैं, और इस बार पहली बार जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई गई और उसके अध्यक्ष भी आपको बनाया। हमको बनाया गया। जी। तो ये भरोसा तो उन लोगों ने दे ही दिया है। जब इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी, तो हमको लगता है कि आगे इफ एंड बट की बात नहीं होनी चाहिए, बस समय का इंतजार है। ठीक है, 5 दिन 10 दिन अगर लोग आपके कहने अनुसार अगर कंफ्यूज भी होते हैं, दैट विल बी माई एंड आवर अलायंस के लोगों की जिम्मेदारी है कि आने वाले कम से कम दिनों के अंदर उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाए। दरअसल तेजस्वी जी, आप कांग्रेस के बारे में बहुत बात नहीं करना चाहते, लेकिन हम इतना जानते हैं, हम लोग हमारे जैसे स्वतंत्र विश्लेषक हैं और जो अलग नजरिए से देखते हैं चीजों को, तो लगता है कि अगर 2020 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उसके लिए कुछ ना कुछ, अब आप पूरी तरह जिम्मेवार ना माने, जिसका स्ट्राइक रेट ये रहा कि 70 सीटें आपने दी और 19 जीत कर उसमें आए। सबसे कमजोर जो स्ट्राइक रेट है, आप आधी से ज्यादा, आपका जो रेशियो था वो आधे ज्यादा था। भाकपा माले की बात कर लें, उनका भी जो स्ट्राइक रेट था, जो जीतने की का दर था, वो तो और आपसे भी बेहतर था। देखिए, आपका बिहार के राजनीति में जो तजुर्बा है,
जिस हिसाब से आप समीक्षा करते हैं चीजों की, या जो आपका आकलन रहता है, और पत्रकारों से बेहतर रहता है, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है। लेकिन पिछले बार हम महागठबंधन के लोग सब साथ लगे थे। 243 सीट है, तो वहां 243 सीटों पर हम सब लोग साथ लड़े थे। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर पिछले बार हमसे या किसी और दलों से अगर कोई खामियां हुई होंगी, तो इस बार हम उन खामियों को दूर करने जा रहे हैं। ठोक बजा करके इस बार उम्मीदवार को टिकट देंगे, ठोक बजा करके उम्मीदवार देख के सीट देंगे, ये चर्चा में है कि एकदम एकदम उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसी को दे। और ये देखिए, हारने वाले कैंडिडेट को क्यों दिया जाए? हमको सरकार बनाना है, तो जो जीतने वाला है उसी को ना देगा लोग। लेकिन मतलब गठबंधन की थोड़ी एक और बात कर ले। कॉल भी आ रहा है। मेरी बीवी का फोन आ रहा है। ये उठाना तो जरूरी है। उठा ले। ये आप रेचल, यू ऑनलाइन इन कॉन्क्लेव, पीपल आर सीइंग इट। मेरा बच्चा है, बेटा है। अरे वाह, तो दिखा रहे हैं। जूम करिए कैमरा थोड़ा, थोड़ा उधर जूम, कैमरा जूम कर भाई। ये राज है। राज है। बताइए, इसके जन्म पे भी लोगों ने क्या क्या बात की। ये दुर्भाग्यपूर्ण है पारिवारिक जिंदगी को। चलो, I'll call you. Bye. तो जरूरी है समय निकालना जरूरी है परिवार के लिए भी। नहीं नहीं, एकदम जरूरी है। और हमने देखा है आजकल तब्दीली आपने एक देखी है। पहले भी आप समय निकाल रहे थे, आजकल ज्यादा निकाल रहे हैं। भांजे के लिए डांस कर लिया आपने जाके। हाँ, नहीं देखिए, ये सब चीजें बैलेंस जो है लाइफ का, ये चलना चाहिए। दिन भर सीरियस माथा पटकते रहेगा आदमी, कितना उम्र कम हो जाएगा। हंसता है तो आदमी, खिलखिलाता है तो उम्र बढ़ा रहता है, सेहत भी ठीक रहता है। तेजस्वी यादव जी, बार बार हम एक गठबंधन की बात कर रहे थे, आपके अलायंस की बात करें तो मैं देखता हूँ कांग्रेस 70 सीटों पर दावा कर रही है, मुकेश सहनी 60 सीटों पर दावा कर रहे हैं, सीपीआईएमएल को 30 सीट चाहिए, सीपीआई ने कहा 23 सीट पर हमारी दावेदारी है। हमने जोड़ा तो हमको लगा कि आरजेडी के पास 10-20 सीट बच जाएगी चुनाव लड़ने के लिए। ये क्या हो रहा है? नहीं देखिए, सबका अधिकार है लोकतंत्र में दावा करना। लोगों के समर्थक सुनना चाहते हैं कि भाई पार्टी के नेता हम लोगों की आवाज उठा रहे कि नहीं उठा रहे, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप हमारे अलायंस को ही देखिए, वो अलग बात है, लेकिन आप दूसरी तरफ एनडीए की अलायंस को भी देखिएगा तो वहां भी यही है। तो जब चुनाव आता है तो ये सब तो पार्ट है, और लीडरशिप क्वालिटी इसी में है ना कि भाई आप कैसे आप सबको टैकल करते हैं। तो मेरे ख्याल से सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग अब हमको लगता है कि भाई हमारी कोशिश है कि भाई नवरात्र तक जो हम लोग इस चीज को खत्म कर लें। मतलब जब चुनाव की घोषणा होने की संभावना है, अब चुनाव हमको लगता है कि अब नहीं मतलब अंदाजा ही लगा सकते हैं। हाँ। हालांकि बीजेपी के आईटी सेल को पहले से पता होगा। इलेक्शन कमीशन जो मोदी जी कहेंगे वही करना है। तो मोदी जी का जो शेड्यूल होगा, जब ज्यादा फ्री होंगे, समय दे पाएंगे, उसी दौरान जो है चुनाव होना होता है। जब अपना सारा घोषणा पूरा कर लेंगे, उसके बाद चुनाव की तिथि डेट का जो है वो ऐलान किया जाएगा, ये आप कह रहे हैं? इस बार हम लोग बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। बहुत। इस बार जो सत्ता में बैठे हैं उनको महसूस भी नहीं है कि जिस हिसाब से हम लोग चुनाव लड़ने वाले बिहार में। और देखिए, आप फिल्म को रिलीज होने दीजिए, तब मजा लीजिए। आप पहले ट्रेलर मत देखिएगा। और फिल्म रिलीज करेंगे आप आचार संहिता लगने के बाद। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। फिल्म रिलीज करेंगे आप वो आचार संहिता लगने के बाद। एकदम। तेजस्वी यादव जी,
दरअसल लेकिन हम फिर भी जानना चाहेंगे कि आपके बेसिक मुद्दा सीमांचल ही नहीं पूरे बिहार में आपका जो मूल, जैसे पिछले बार हमने देखा आप रोजगार संवाद कर रहे थे और बड़ा मुद्दा था और वो लोगों पर उसने असर किया लोगों पर, तो इस बार आपका मतलब आप किन चीजों पर मुख्य तौर पर फोकस होगा आपका अगले विधानसभा चुनाव, जो अभी आने वाला विधानसभा चुनाव है? जो बेसिक नीड है, देखिए बेरोजगारी बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है और हमेशा रहेगा जब तक कोई बेरोजगारी को दूर नहीं करता। 2020 के बाद से बेरोजगारी ऐसा मुद्दा बन गया है, केवल बिहार में ही नहीं बल्कि हर राज्य में देश के, कि कोई भी पार्टी हो नौकरी देने की बात करनी पड़ती है और वो लोग भी 10 लाख से ही शुरू करता है। अब तो 1 करोड़ पर बात चली गई है। अब तो ये लोग कहने के लिए लोग तो कुछ भी कह देगा, जब प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ कह चुके हैं। नीतीश जी 1 करोड़ पर आ गए ना। भारत सरकार अभी भी कितना देंगे? भारत सरकार कम देगी, नीतीश जी ज्यादा देंगे। अच्छा। 1 करोड़ रोजगार जो है वो देंगे। तो आप मतलब आपके कहने का मतलब है कि आपके जो जो तीर है आपके वो आचार संहिता के बाद, इसलिए अभी अपना आप जो मूल एजेंडा है उसको अभी आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, टेलर केवल दिखा रहे हाँ हैं। नहीं, थोड़ा मोड़ा जैसे आप सीमांचल की बात की तो उसमें से 1-2 चीजें हमने, जैसे भंडारण को लेकर के हमने कहा, जूट मिल हो या एक यहाँ फूड सीमांचल विकास, प्रोसेसिंग यूनिट हो, पैकेजिंग एक की विकास व्यवस्था हो, सीमांचल के विकास की सीमांचल विकास प्राधिकरण बनाने की वो तो हम पहले से ही शुरू 2020 में ही आपने 2020 से 2020 में ही आप सीमांचल और कोसी की बात हम लोगों ने दोनों के लिए अलग। 20 में कही थी। तेजस्वी जी, नेहा हमारे साथ है। नेहा हमारे सीनियर एंकर है और नेहा तुम्हारे जहन में कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं तेजस्वी यादव से। बिल्कुल सर, आप युवाओं के नेता कहे जाते हैं। वैसे तो हर वर्ग के लोगों में हर वर्ग के लोग आपको बहुत मानते हैं, लेकिन आजकल हम युवाओं के बीच आपको बहुत देखते हैं। चाहे वो नेपाल में जेंजी मामला हुआ तो आपने अपने एक्स हैंडल पर सोशल मीडिया पे कहा कि मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन जेंजी बिहार में भी है। नहीं नहीं, वो मेरा अकाउंट नहीं था, वो पैरोडी अकाउंट था। चलिए, यहाँ से कम ये क्लियर जरूर हो गया। वो असल में आजकल तो वेरीफाई कोई भी कर लेता, बड़ा कंफ्यूजन बढ़ गया। किसी ने पैसा दिया, वेरीफाइड करा ली। वेरीफाई वो नहीं, मेरा अकाउंट नहीं था। लेकिन लगता है आपको कि देखिए अराजकता की बात हम लोग नहीं कर सकते। नहीं, आप अराजकता की बात नहीं कर सकते, लेकिन हम चाहते भी कि हमारे देश में इस तरीके की अराजकता न हो जो दूसरे देशों में। लेकिन जेनजी आक्रोश में है, ये आप मानते हैं? आपको लगता है कि जो बिहार का या बिहार में जो जेनजी है, जो जेनजी के लोग हैं, उनकी उनकी संख्या भी अच्छी खासी है, तो वो नाराजगी एक देखिए नाराजगी तो है, चाहे भ्रष्टाचार से हो, चाहे बेरोजगारी से हो, चाहे महंगाई से हो। मोदी जी का एक नारा था 2014 में, अच्छे दिन आएंगे। लोग इतना एक्सपेक्टेशन लोगों को हो गया कि वाकई में अच्छे दिन आ जाएंगे। आज स्थिति जो है आप देख सकते हैं, अब लोग बोलता है कि अच्छे दिन नहीं चाहिए मोदी जी वाला, हमारा पहला ही ठीक था। तो लोगों में वो गुस्सा है, वो परिवर्तन लोग जो है, और मेरे ख्याल से सरकार को अपने मुद्दे नहीं थोपने चाहिए, जनता के जो मुद्दे हैं उनका दुख दर्द जो है उस पर काम करना चाहिए। एक सवाल मेरा छूट गया था कि जो आपने वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी जी के साथ आप निकले यात्रा पर, तो क्या आपको वाकई लगता है कि बिहार में करप्शन, क्राइम, इन इन चीजों से बड़ा मुद्दा वोटर अधिकार यात्रा था? मुझे सरकार के एक बीच में हम जोड़ दें, मुझे सरकार के एक आला अधिकारी ने मुझे बताया कि देखिए पहले हालत ये थी हम लोग की कि हर रोज सरकार के यहाँ से फोन आता था कि भाई जवाब तैयार करो, जवाब तैयार करो। तेजस्वी यादव ने लिस्ट जारी की अपराध की, बड़े अधिकारी ने कहा, और हम लोग जवाब तैयार कर रोज शाम में बैठ के। अभी वोटर अधिकार यात्रा पर निकले, उस दिन से हम लोग आराम कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, अब आंकड़ा जारी नहीं होगा। तो मेन मुद्दा को आपने कहीं पीछे ढकेल दिया, ऐसा नहीं फील होता आपको? एक बात स्पष्ट है, हम लोगों ने एसआईआर का विरोध कभी किया नहीं। जो प्रक्रिया थी हम लोगों ने उसका विरोध किया। अगर उस समय हम लोग नहीं बोलते और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते तो आज आधार कार्ड एज अ 12th डॉक्यूमेंट नहीं बन पाता। और उस लड़ाई का ये फायदा मिला कि अब देश के किसी राज्य में अगर एसआईआर होगी तो अब आधार कार्ड
एज अ 12th डॉक्यूमेंट बना रहेगा। कि एक फायदा ये हुआ कि जो 65 लाख जो नामे काटे गए थे, अब उनको कम से कम पता चलेगा कि किनका कटा है, किन कारणों से कटा है, और उनका बूथ क्या था, विधानसभा क्या था, पहले इसकी जानकारी। बिहार में ज्यादातर लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट होते हैं, यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, गरीब गुरबा ये तो इलाका ही है, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, आधार कार्ड। आधार कार्ड। अब कम से कम आधार कार्ड जो है आप लेकर के वोटर में अपना नाम एज जुड़वा सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी जीत हो गई हम लोग। जो हम लोग जो बात कर रहे थे, हम लोग का टाइमिंग को लेके था, डॉक्यूमेंट को लेके था, और इतने बड़े तादाद में जो बिहार के बाहर जो पलायन किए हुए थे, उनका था भाई कैसे जोड़ेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। या उस समय हम लोगों ने भी बीएलओ का वीडियो देखा, एक साथ किस हिसाब से अंगूठा मार करके खुद ही अपलोड जो है कर दिया जा रहा था, बाढ़ की स्थिति थी। तो ये सब आशंकाएं जो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रखा, और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए इलेक्शन कमीशन को हमारी बात को मानना पड़ा। तो एक बड़ी जीत हुई। अब देखिए, अभी हम लोग को भी नजर है जो नाम जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं हम लोग अपना काम नहीं कर रहे, टीम लगाए। कल ही शायद जो है हमारे पार्टी के सदस्य जो हैं इलेक्शन कमीशन जो मिस्टर ज्ञानेश कुमार हैं, उनसे मिलकर के आए, और हमारी और क्या क्या राय हैं, शंकाएं क्या है, उनको हम लोग सौंप करके आए। जो मिलने को तैयार नहीं था, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद तैयार तो हो गया सुनने को, तो ये भी बड़ी उपलब्धि है। तो हम लोग देखिए, ठीक है, इसको हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटर रहे, जो जेन्युइन वोटर जरूर रहे, है ना। लेकिन ये तो प्रक्रिया सालों साल चलती है ना। जब आप 18 साल के हो जाइएगा तो आपका नाम जुड़ाने का हमेशा रहता है, एसआईआर की तो जरूरत नहीं होती। जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका नाम कट जाता है। ये तो प्रक्रिया है, ये सालों भर चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई एसआईआर में ही होता है, नहीं तो एसआईआर के चक्कर में कितना 2003 में हुआ, आज 2025 से लगभग 12 साल हो रहे हैं। कितना 22 साल, लगभग 22 साल हो रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि 22 साल में, अगर वो भी पहला वाला भी एसआईआर नहीं था, रिवीजन था, कोई स्पेशल नहीं, इंटेंसिव रिवीजन। तो आप समझिए 22 साल बाद तो आखिर ये नौबत क्यों आन पड़ी। वो भी ठीक चुनाव से पहले करना था, तो आपको लोकसभा के बाद ही एसआईआर की प्रक्रिया जो है आप शुरू कर सकते थे। तो ये सब शंकाएं थी जिसका जवाब हम चाहते थे। लेकिन राहुल गांधी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, महाराष्ट्र हो या बैंगलोर का एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां दिखाया गया, और ऐसा हम बिहार में भी ढूंढे हुए। एक एक कमरे के रूम में 400 लोग का नाम, तो उसकी प्रक्रिया है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर सोचिए कि क्या क्या जिम्मेवारी आ गई है, क्या क्या देखना पड़ेगा, जो कि इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए था। अब हम लोग ढूंढेंगे, हम लोग कराएंगे, प्रक्रिया करवाएंगे, नाम जुड़वाएंगे, नाम कटवाएंगे, तो हम लोग चुनाव कब लड़ेंगे। तो ये बात है ना, जो इलेक्शन कमीशन का काम जब हम लोग करेंगे तो इलेक्शन कमीशन किस लिए। हाँ, हैरानी की बात तो थी तेजस्वी जी कि आधार कार्ड, जिसके अगर हमारे पास आधार कार्ड है तो देश की नागरिकता का सबसे प्रमुख पहचान पत्र है, वो पासपोर्ट है, पासपोर्ट बना देता है, सरकार पासपोर्ट बना देती है केवल आधार कार्ड के पर। आधार कार्ड और वही तो हम लोग दलील दिए कि भाई आप जो 11 डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, कई ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आधार ही देकर के बनाना होगा, तो आधार ही को डायरेक्ट क्यों नहीं ले रहे। हाँ, पासपोर्ट बन जा रहा है, हर चीज। तो ये तो वाकई। और मेरी धर्म पत्नी का जो फेब्रुवरी वाले लिस्ट में जो हमने जुड़वाया दिल्ली से कटवा करके, वो आधार कार्ड पे बना। और इससे पहले तो चुनाव आयोग का अभियान ही चल रहा था कि आधार को जो है लिंक किया जाए वोटर के साथ, वोटर लिस्ट के साथ, ताकि डुप्लीकेसी ना हो। तो क्या आपत्ति थी। तो इसमें हम लोगों को डर था कि भाई अगर आधार नहीं रहेगा या राशन कार्ड या मनरेगा का कार्ड नहीं रहेगा, तो बहुत जायज लोगों का नाम जो है कटेगा। तो इसमें हम लोगों की भारी जीत हुई है, और पार्टी के लोग और गठबंधन के लोग भी लगे हैं कि जितना हो सकता है लोगों को जो
फॉर्म 6 है, फॉर्म 7 है, हाँ, नाम नाम- जोड़ने का, नाम- नाम काटने का। अब तो ऑर्डर आ गया तो कि जब हाँ, भी लोग आए और तब तक आप उस पे हम लोगों की नजर है। वो हम लोग रेगुलरली पार्टी के लोगों के साथ हम बैठक भी करते हैं। जो निर्देश होता है वो भी दिया जाता है। तो ये सब अलग चल रहा है। लेकिन ये बिहार का चुनाव में ही अगर बिहार के वोटर अगर कट जाए और हम जैसा पॉलिटिकल पार्टी जिसकी विचारधारा है, जो मानता है कि वोट का राज मतलब छोट का राज, अगर हम लोग नहीं वो आवाज उठाएंगे तो कैसे चलता। तो वाकई इसलिए ये जरूरी था। लेकिन यात्रा में भी कहीं भी अगर हम लोग जाते थे तो ये बात तो रखते ही थे SIR का, लेकिन साथ ही साथ हम लोग जो अन्य मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार जैसा बिहार में, या बेरोजगारी का, या अपराध का, या अपने जो हम मेरा भाषण अगर देखिए तो अपने योजनाओं का, नकलची सरकार का, ये बातें हम जरूर बोला करते हैं। एक मुद्दा जो हमारे जहन में, मेरे जहन में आता है, उस पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे। दरअसल एक मुद्दा है शराबबंदी का। नीतीश कुमार ने शराबबंदी का फैसला लिया, आपने समर्थन किया था, तमाम पार्टियों ने समर्थन किया था। तेजस्वी यादव जी, हमने जब देखा, जब 14 लाख से ज्यादा लोग जो जब जेल जा चुके थे, तो हमने जब देखा कि उसमें कितने कौन से लोग हैं जो जेल गए, तो सिर्फ जो हम समाज को कई तबकों में इस बांटते पे हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। हाँ, हम कई तबकों में बांटते हैं, तो मुझे लगा सिर्फ 80,000 लोग करीब ऐसे थे जो मतलब आप समझिए कि जो संपन्न या फिर अग्रणी जाति से या फिर जो भी आप कह लें उस तबके से आते हैं। 13 लाख लोग ऐसे थे, या जो दलित समाज से हैं, जो EBC समाज से हैं, जो गरीब पिछड़े हैं, सवर्णों में जो गरीब है, वो लोग। तो ये इतने लोगों को जेल भेजना, और फिर सरकार का खर्च, टैक्स रेवेन्यू खत्म होना, और वो जो पूरा जो एक माफिया तंत्र, शराब का माफिया तंत्र पूरे बिहार में, शराब और बालू का जो माफिया तंत्र खड़ा हुआ है, ये शराबबंदी पर आपकी क्या राय है, हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ तक हम लोग का तो साफ है कि नशा मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन सवाल उठ रहा है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कौन कराएगा। गृह विभाग, और इसमें एक्साइज के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, और ये विभाग जो है गृह विभाग मुख्यमंत्री जी के अंतर्गत आता है। हाँ। तो ये तो उनका बहुत बड़ा फेलियर है। आज भी शराब जो है हर जगह मिल ही रहा है, कोई दो राय नहीं मिलता तो लोग 14 लाख आंकड़ा है लोगों का जेल में जाने का। 9.5 लाख से ज्यादा मुकदमा दर्ज हुआ है, और ज्यादातर जेल में वही है जो आप कह रहे हैं गरीब है, चाहे किसी जाति का हो। लेकिन दलित समाज के, आदिवासी समाज के, ज्यादा लोग अति हैं। पिछड़े समाज के लोग ज्यादा संख्या में, ये सच्चाई है। और शराबबंदी को लेकर के हाई कोर्ट की टिप्पणी भी आपने सुनी है। उस हाई कोर्ट ने तो साफ तौर पे कह दिया कि पुलिस ही जो है तस्करी कराती है, यानी प्रशासन ही मिला हुआ है माफियाओं के साथ। ये कहने की बात नहीं, ये हर लोग जानता है। तो ये तो लोगों को समझना पड़ेगा ना। ये हम लोगों को माफिया बोलते हैं, माफिया चला कौन रहा है, कौन प्रोटेक्शन दे रहा है? गरीब पीने वाला जो है वो जेल जा रहा है, लेकिन जहां शराब बंद करके जहां से आ रही है तो तस्करी कर रहा है, उसकी कितनी संख्या है जेल में? आखिर पता तो चला होगा ना बोतलवा कहां से आ रहा है। और ज्यादातर तो दिखता है 1-2 ब्रांड ही ज्यादा है। हाँ? बाद में पकड़ लेता है 2-4 गो गाड़ी, हजारों गाड़ी छोड़ देता है, 2-4 गो गाड़ी पकड़ करके बुलडोजर लगा देता है, बोतल को नीचे बिछा देता है, तोड़ने लगता है, दिखावटी। तो ये सबको पता है ये काला धंधा। मतलब उस समय का जो रेवेन्यू था शराबबंदी, जब हम 15 में उप मुख्यमंत्री बने तो लगभग 4,000 करोड़ का रेवेन्यू था। आज ब्लैक मार्केट 40,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया। एग्जैक्टली। तो आप समझिए कि ये लोग पैसा जा कहां रहा है, किनके पास जा रहा है? जो प्रशासन में है, जो सत्ता में है। गरीब जेल, पैसा इनके पॉकेट में। तो ये तो आम लोगों को समझना पड़ेगा कि शराबबंदी कानून में फेलियर जो है किनका रहा है। और यही नहीं, हमने एक और घोषणा की थी, जहां पासी कम्युनिटी का जी। जो दारू नहीं होता है, ताड़ी, साउथ में चले जाइए तो टोडी बोलते हैं, हमने ये भी बोला हमारी सरकार आएगी
तो ताड़ी को जो है शराबबंदी कानून से बाहर किया जाएगा। पासी समाज पे उसके आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, उनका पेशा रहा है, शुरू से आमदनी का आय रहा है, आर्थिक स्थिति जो है आज देख लीजिए क्या, पुलिस वाला पकड़ता है, उनके घर में जाता है, उनकी महिलाओं बहनों को मारता है, घसीटता है, मुकदमा करता है, जेल जाता है। बेचारा गरीब कहाँ कहाँ कोर्ट कचहरी जेल, बाबू साहब कहाँ कहाँ लोग किसके पास जाएगा। मेरा तो आप बाबू स्थिति साहब, देख मेरा लीजिए। बाबू साहब बोल रहे थे तेजस्वी जी, आप बोलते हैं सरकारी अधिकारी। सरकारी बाबू, उसको इंटरप्रेट जो है। अब राजनीति करने वाले लोग जो है राजपूत समाज से जोड़ देते हैं। तो हम एक बार बिहार चुनाव में हम बोले थे भ्रष्टाचार को लेके सरकारी बाबू लोग पे बोलता है ना लोग, वो हम लोगों ने समझा था, हम लोग समझ रहे थे, लोग को कुछ भी कहने दीजिए, उससे वो भी जान रहे थे कि हम क्या कहे हैं, लेकिन राजनीति करना है तो करना है। अब जैसे मोदी जी रो रहे, तो राजनीति करना तो करना है, तो कुछ भी कहिए। अभी हम बैठे थे, जो आपके आने से पहले ढेर सारे आपकी पार्टी के नेता बैठे थे, वो पूछे थे कि तेजस्वी यादव जी उम्मीदवार की घोषणा कब करेंगे, उम्मीदवारों की घोषणा कब करेंगे, अपने पार्टी के कैंडिडेट्स की घोषणा कब करेंगे। ढेर सारे लोग हैं आपके बैठे हुए यहाँ पर कॉन्क्लेव में, और सबको उत्सुकता थी। देखिए, अब एक सीट से एक ही को टिकट मिलना, बहुत लोग, लोकतंत्र की एक खूबसूरती की सब लोग दावा करते हैं। ये महागठबंधन में हम सब, खासतौर पर मेरी पार्टी ने निर्णय लिया है कि इस बार हम लोग सर्वे के आधार पर जो है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और वो सर्वे जो होगा कई अलग अलग तरीके से, ताकि जितना ऑथेंटिक, जितना फैक्चुअल रिपोर्ट हमारे पास आ पाए उस हिसाब से होगा। तो एक बार हमको लगता है कि कुछ दिनों की बात है, और हमको लगता है कि एक बार जब टिकट सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जब आपका सीट शेयरिंग हो जाएगा आपका, हाँ सीट शेयरिंग जिस दिन हो जाएगा उसके एक हफ्ते के अंदर ही हमारा दल तैयार रहेगा उम्मीदवार की लिस्ट के साथ। कैसे से मना आपने किया, पैरवी, परिक्रमा, पैसा, डबल पी, ट्रिपल पी, मतलब हाँ, पैरवी, पैसा, और वो परिक्रमा में पैरवी भी समझ ही लीजिए कि जो परिक्रमा करते हो केवल आप ही का नहीं करते, आपके आसपास वालों का भी करते हैं। और लेकिन एक पी आपने जरूरी कहा, वो है परिश्रम। ये पी सबसे इम्पोर्टेंट है। हम तो ये कई बार बोल रहे हैं कि परिश्रम या परिक्रमा करना तो जनता का करो, है ना। ठीक ठीक, नया नया प्रसाद। बिल्कुल तेजस्वी जी, हम युवाओं की बात कर रहे थे। आजकल आपके ढेर सारे वीडियो भी सोशल मीडिया पर हैं युवाओं के साथ डांस करने के, और मैंने एक चीज और बड़ा दिलचस्प देखा कि आप कोरियन हार्ट दिखा रहे थे, बता रहे थे कि कोरियन हार्ट बना के दिखावे। बिल्कुल, आप, इसने भी सीखा है आपसे, देख। यहाँ जितने लोग हैं उनको भी दिखाइए कोरियन हार्ट क्या है। ये है दिल जैसा लग रहा, ये हम नहीं बना, कोरिया में ज्यादातर लोग ऐसे कहते हैं दिल को। बिल्कुल तेजस्वी जी, इससे जुड़ा एक सवाल कि काफी लोग ये कह रहे हैं कि तेजस्वी आजकल युवाओं के बीच जा रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। अब हमने देखा कि युवाओं के साथ अब नृत्य भी करते दिखाई दिए। ये युवा वोट बैंक को इकट्ठा करने की एक रणनीति है। तो हम किसान से भी मिले, कई बार खेत में भी उतरे ठंड के टाइम। एक परसेप्शन ये भी आता है कि हम उस समय भी एक बच्ची, किसान की बच्ची जो कंप्यूटर चलाना चाहती थी, उसके लैपटॉप भी देखे आए जी, जो खेती कर रहे थे, उन लोगों की समस्याएं भी जान रहे थे कि भाई क्या दिक्कत आ रहा है, खाद को लेकर के हो या मंडी नहीं है, ओपीआरएमसी अब खत्म हो गया 2006 के बाद से, तो क्या दिक्कतें आई हैं। तो हर चीजों पे जो है बातचीत, मजदूरों से हम लोग भी इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, कोशिश होनी चाहिए कि सबकी समस्याओं को जाने, तो वही कोशिश है। और देखो रील का जमाना है, ठीक है ना, अगर उनके पास बेहतर काम होता तो शायद रील नहीं बना रहे होते। लेकिन जो लड़का हमको डांस सिखा रहा था, क्या वो जिंदगी भर रोड पे रील बनाएगा? उसके भविष्य के लिए क्या सरकार करेगी? क्या उसको कोरियोग्राफर नहीं बनना चाहिए, या उसको साधन नहीं देनी चाहिए कि वो भविष्य में अच्छा कोरियोग्राफर बन जाए?
बिहार में अच्छी फिल्म स्टूडियोज बने, जहाँ शूटिंग, भोजपुरी मूवी आप लोग देखती है लेकिन शूटिंग कितना बिहार में होता है। एक ही फिल्म की शूटिंग नहीं होती है, हाँ, सारे सब यूपी में या आपका महाराष्ट्र में, बॉम्बे में होने सारे लगे अब भोजपुरी कलाकार ये तो। कहते बॉम्बे हैं में कि उत्तर प्रदेश में इतनी सुविधा है। तो आप देखिए ना, ये सरकार में कलाकारों की कोई इज्जत नहीं है, ना जी। खिलाड़ियों की थी। जी। हम आए तो स्पोर्ट्स पॉलिसी लाए, जो खिलाड़ी मेडल लाया उसको भी हम लोगों ने मेडल लाओ नौकरी पाओ नौकरी जैसी पाओ। योजना से वैसे खिलाड़ी को डीएसपी तक का नौकरी का प्रावधान हम लोगों ने किया। और उस समय पाइपलाइन में हम लोगों का था, आईटी पॉलिसी बनाए, टूरिज्म पॉलिसी बनाए, फिल्म इंडस्ट्री का पॉलिसी। मेरे हटते हुए खाली तैयार तो हो ही गया था, बाद में इन लोगों ने उसको पास किया। बिल्कुल तेजस्वी जी, हमारे मेंटोर प्रबोध सर ने आपसे ढेर सारे सवाल पूछे, लेकिन एक सवाल जो युवाओं के या हर किसी के जहन में आता है, वो सवाल संजय यादव जी से जुड़ा हुआ है। आपके बेहद करीबी मित्र माने जाते हैं, राजनीतिक सलाहकार भी लोग कहते हैं। तो कहते हैं कि आपकी दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई, आज तो बता दीजिए। नहीं, दोस्ती देखिए कॉमन फ्रेंड थे, उनके थ्रू हुई। जी। 10-11 में बेहद करीबी हैं देखिए आपके। एज अ प्रोफेशनल ये आए थे भाई पार्टी के लिए, क्योंकि ये सामाजिक न्याय विचारधारा को मानने वाले हैं। और बड़ी हरियाणा अच्छी नौकरी कर रहे थे, मल्टी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। बड़ी अच्छी नौकरी कर रहे हाँ एकदम। तो उस समय जमाना था कि भाई पार्टी को टेक्नोलॉजी के रूप से, सोशल मीडिया नया नया आया था, पार्टी का वेबसाइट नहीं था, तो पार्टी को भी हम लोग चाहते थे कि हर लेवल पे मजबूत करें। तो उस दौर में इस बात पे हुआ, उन्होंने काम किया और लगातार जो है काम करते गए, अभी भी काम कर ही रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, जो काम करता है ज्यादातर समय रहता है तो संबंध अच्छा होता है, लेकिन और भी लोग हैं जिससे हमारा संबंध अच्छा है। मेरे इनसे भी अच्छे मित्र हैं यहाँ, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है वो कौन है, और हम छुपा के रखते हैं। क्यों संजय नाम यादव जी लेकिन है लाइमलाइट में आपके मित्र। तेजस्वी जी, हम स्क्रीन पर कुछ नेताओं की तस्वीर दिखाएंगे और उनके बारे में आप क्या सोचते हैं ये मैं जानना चाहूंगी। इससे पहले भी हमने रैपिड राउंड किया है, काफी लोगों ने वो पसंद किया। नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं स्क्रीन पर, क्या सोचते हैं इनके बारे में? जुमलों की बारिश करने आएंगे पूर्णिया, सबसे बड़े झूठों के उस्ताद। अच्छा, इससे जुड़ा एक और सवाल, चुनाव बेहद नजदीक है, अगर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में हैं और तेजस्वी यादव को वोट करना है, दोनों में से किसी एक नेता को चुने और क्यों? नोटा नोटा तो मत हम पहले दबाइएगा। बोले थे ना। नहीं। नोटा तो रहता है मशीन में। अगर नोटा का ऑप्शन ना हो तो? तो चाचा का साथ देंगे। अब किन मुद्दों पे ये लोग बात कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। नहीं, आप एक एक लाइन नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बोल दीजिए, आप नीतीश जी की तरफ से बोल दीजिए। नहीं, अब एकदम मजबूरी हो तो फिर चुन लेते हैं। बिल्कुल। राहुल गांधी हमारे बारे में कौन बात करेगा? हाँ? नहीं, फिर हम सुनेंगे ना कि मेरे बारे में कौन सा बात कर रहा नहीं, है। वोटर यही देखता है ना चाचा कि के हमारे प्रति बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे लेकिन हैं। थोड़ा तो आप सॉफ्ट कॉर्नर चाचा के प्रति होगा। खैर, हम अब दूसरी तस्वीर पर आते हैं। राहुल गांधी दिख रहे हैं स्क्रीन पर। फ्यूचर है देश के। प्राइम मिनिस्टर इनको बना के रहिएगा आप, अब देखिए जनता मालिक है। लेकिन आपकी पूरी कोशिश रहेगी, हाँ, आपकी पूरी कोशिश रहेगी। हम लोग तो हमेशा सहयोग में रहे हैं, आगे आप भी हैं। ऐलान कर दिया ना आपने इस बार वोटर अधिकार तो यात्रा हम में। तो बोले ही भाई, देश के प्रधानमंत्री बनाइए आप लोग। चलिए अगली तस्वीर लालू प्रसाद यादव जी की, देखिए अब इनके बारे में कई चीजें हम बोल सकते हैं, कह दीजिए। है ना। मतलब हम भाग्यशाली हैं जो इनके बेटे हैं, और इन्होंने पिता होने का भी धर्म निभाया, नेता होने का भी धर्म निभाया, और एक मास लीडर के रूप में जाने जाते हैं, और आपके मेंटोर होने और का भी धर्म निभाया है। कम्युनिकेटर भी। जनता में अपनी बात को कैसे रखें, बड़ी से बड़ी बातें भी जो जनता को समझ में आए उस ढंग से ये रखते हैं। तो एक बड़े कम्युनिकेटर भी हैं, मास लीडर भी हैं, अच्छे पिता भी हैं, अच्छे कुक भी हैं, खाना भी अच्छा बनाते हैं और खिलाते भी सबको हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे बड़ा कोई दयालु व्यक्ति कोई नहीं है। इनके पीठ में खंजर भोंकने वालों को भी बोलेंगे कोई बात नहीं, फिर मौका मिलेगा तो मार लेना, भी खाओ। तो ये ऐसे नहीं, हमको चूंकि तेजस्वी जी ने कहा है
तो हम अपनी एक तेजस्वी जी उस समय, आप शायद उस समय बहुत बच्चे होंगे या फिर उस समय शायद जन्म भी नहीं हुआ, बहुत पहले की बात है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मैं बैठा था, तो उस समय ये नेट वेट का जमाना नहीं था, और मैंने एक अमेरिकन मैगजीन में लालू जी पर एक आर्टिकल पढ़ी, और उसमें लिखा था द लैंग्वेज बर्न, मतलब हमको भी समझ में नहीं क्या, तो उसका मतलब ये कि लैंग्वेज के इंस्टीट्यूट है लालू जी, ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उसमें लिखा कि लालू जी ने किसी सभा में कह दिया कि देखो ना, हमको आने में लेट इसलिए हुआ क्योंकि हमको बुखार ऐसा लगा और हम थर्मामीटर लगाए तो हमको मालूम चला 102 बुखार है। तो उसमें लिखा था, विदेशी कोई जो जर्नलिस्ट था, उसने लिखा कि ऐसा नहीं कि लालू जी को मालूम नहीं कि थर्मामीटर कहा जाता है, लेकिन वहां के लोग जो है वो थर्मालीटर बोलते हैं, इसलिए उनकी भाषा में उनसे बात करना और उससे कनेक्ट होना। हम भी कोशिश करते हैं, आप वापस को आपस बोलते हैं। अगली तस्वीर हम दिखाएंगे श्रीमती रावड़ी जी की है। देखिए, बहुत ही मजबूत है अंदर से, मतलब हर परिस्थितियों में ये निडरता से खड़ी रही है और लड़ी है। उस समय तो गौना होता था ना, शादी के बाद गौना, कि शादी हो गया लेकिन विदाई नहीं होती थी। गौना बाद 4 साल बाद 5 साल बाद होता था। तो पापा तो तभी से जब संघर्ष छात्र राजनीति में कर रहे थे तब से ही जेल जाना था, तो गौना हुआ तो जेल में, फिर इमरजेंसी में जेल में, बहुत बार जेल गए, लेकिन इन्होंने पार्टी को भी संभाला, और हम लोग 9 बच्चे हैं, 9 बच्चों को भी इन्होंने संभाला। एक अच्छी माँ, एक अच्छी नेत्री और एक अच्छी धर्म पत्नी बनकर के निकली। जैसे जी हम इसे तो और बहुत ही मतलब बात अगर आप लोग कीजिएगा, जो इनका व्यवहार है बहुत ही सौम्य। हाँ नहीं है, हमारी तो कई बार बातचीत हुई है, लेकिन हम एक होता है किसी पर किसी घर में किसी बच्चे पे माँ का ज्यादा प्रभाव होता है, पिता का कम होता है, पिता का ज्यादा प्रभाव होता है, माँ का कम होता है। आप पर किस माँ पिताजी में से किस पर किनका ज्यादा प्रभाव रहा आप पर? जब जो ज्यादा दुलारता है जिस टाइम, उस दिन उन पे प्यार बढ़ जाता है। लेकिन माँ मारी नहीं होंगी आपको? नहीं, माँ की जगह कोई नहीं, लेकिन माँ तो शब्द सुनते ही सुकून मिलता है। पिता की जिम्मेवारी अलग होती है। राबड़ी देवी जी ने आपको मारा नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। चाटा वाटा नहीं खाए होंगे आप? खाए हैं, हम लोग खाए हैं, मतलब इतना वैसे नहीं खाए हैं, मतलब हम तो बहुत बाहर ही आप ज्यादा रहे आप? नहीं, हम बाहर भी रहे हैं ज्यादा, और मतलब संतुलित रहे। संतुलित रहे तो मतलब इतना भी वो नहीं। माँ से मार खाना मतलब सब कोई खाता है, अच्छी बात है, वो ठीक है। तो बच्चा है तो फिर ममता भी उसी हिसाब से आता है। लेकिन पापा वगैरह जब एक बार गुस्से से देख दे आदमी, कुछ बोले ना, तो अलग ही तो वो माता पिता में ये फर्क रहता है। जब आप घर से भाग के क्रिकेट खेलने जाते थे तो मम्मी से डांट नहीं सुनते थे क्या उस समय? देखिए, जब हम तो छुप छुप करके भी हम जाते थे खेलने, कभी कभी स्कूल भी बंक करते थे, हाँ। स्कूल बंक करके मैच खेलने चले जाते थे। और कई बार मोटरसाइकिल मना था कि भाई मोटरसाइकिल वगैरह मत चलाना। और सब मेरा दोस्त लोग के पास बाइक अच्छा अच्छा था, तो लालच आ ही जाता है जवानी में। तो एक दिन एक्सीडेंट हो गया मेरा, अब घाव भी छुपाओ, हर चीज छुपाओ। समझे, आपको तो पता चला कि भाई आज तो पिटाई होगा। खैर, वो सब दौर जो है अब दोबारा नहीं आने वाला है। घाव से दर्द भूल जाता था आदमी, घर पर जो दर्द मिलने वाला वो। अगली तस्वीर आपके प्रिय चाचा जी की है, नीतीश कुमार जी। देखिए, इनके बारे में तो कहना पड़ेगा। अभी तो अच्छी अवस्था में है, कुछ बोलना भी हमको ठीक नहीं लगता। मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, मैं चाचा जी के तौर पर पूछ रही हूँ। चाचा जी है ना? चाचा जी हैं, लेकिन बहुत होशियार चाचा जी। कभी बोले भतीजा तुम्ही को आगे बढ़ाएंगे तो समझ जाना। जिसको इन्होंने कहा आगे बढ़ाएंगे, बोलेंगे तुम ही देखोगे तो खड़े होके निकल लेना, पैर छू के। अगली तस्वीर सम्राट चौधरी जी। हम तो बोलते हैं फाउल माउथ, लाउड माउथ,
प्रोडक्ट है लालू जी के। हाँ, लालू जी ने पहले छापा। ये कहते हैं राजनीति में, ये कहते हैं कि राजनीति में हम लालू जी के प्रोडक्ट है, चूंकि हमको जेल भेज के उन्होंने मार खिलवाया था, इसलिए हम राजनीति में आ गए। अब पता नहीं, अब हम तो देखे नहीं कभी इनको, लेकिन हमको जहां तक जानकारी मिली, अब पता नहीं, ये कहते हैं बार बार लालू जी ने इनसे माफी मांगी, लेकिन हम लोग तो जान रहे हैं कि इनका उम्र हुआ नहीं था 25 साल, नकली सर्टिफिकेट दे दिए थे और मंत्री बन गए थे, और मेरी माँ ने ही मंत्री बनाया था इनको। हाँ, खैर, इनके पिता को भी, इनकी माता को भी हम ही लोगों ने टिकट दी। हाँ, पहली बार जीते तो हमारे ही दल से जीते, और आखिरी बार जीते तो 2010 में हमारे ही दल से जीते। उसके बाद से हारते गए। फिर नीतीश जी पार्टी जब मेरा तोड़ के गए तो एमएलसी बना दिए थे, फिर बीच में सदस्यता रद्द कर दिए थे एमएलसी का भी नीतीश जी। हाँ, हाँ, हाँ। फिर बाद में हम कूद के भाजपा में गए। तो ये भाजपा ही थोड़ी, ये तो नकली भाजपा ही है। नकली भाजपा। असली भाजपा विजय सिन्हा। देखिए, ये बड़े तस्वीर भाई देखिए। आपके चिराग पासवान जी। आपको कुंवारे ठीक नहीं लगता। अच्छा, आपने पर्सनल लेवल पर बातचीत की है कि अब शादी कर लीजिए भाई? हम तो कई कई बार सारे बोल मंच रहे से हैं, आपने कहा है। हम तो जब मिलते तब बोलते हैं, पर्सनल लेवल हो या ऑफिशियल लेवल हो, हम बोलते हैं पहले शादी कीजिए आप। क्या कहते हैं बड़े भैया? बोले लड़की नहीं मिल रही है। आप मदद कर दीजिए। आप बताइए, हम क्या, सब लोग, हम लोग तैयार हैं मदद करने के लिए। अच्छी लड़कियों की लिस्ट भेज दीजिएगा, थोड़ा देख लेंगे। सब अच्छी लड़की है, चुनना इनको है। चलिए, अगली तस्वीर। अब आ विजय गए सिन्हा जी। असली भाजपा यहाँ पे। आपस लो। तस्वीर को वापस ले लो। तस्वीर असम जी कह रहे थे, क्या कुछ कुछ बताइए विजय सिन्हा जी के बारे में, क्या सोचते हैं आप? ये ऐसे व्यक्ति हैं जो एक ही टर्म में स्पीकर भी बने, ऑपोजिशन लीडर भी बने और डिप्टी सीएम भी बने। रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, रिकॉर्ड बनाया। इनको भी याद नहीं तो हम विधानसभा में याद दिलाए। यहाँ पे याद दिलाया। अगली अगली तस्वीर। तस्वीर। प्रशांत किशोर। अरे प्रशांत किशोर जी प्रोफेशनल आदमी है, अब तो नेताजी हैं। प्रोफेशनलिज्म पॉलिटिक्स को हावी प्रोफेशन, ज्यादा है ना। पॉलिटिक्स को प्रोफेशन बना रहे हैं ये। अब आज का प्रोफेशन क्या क्या चीज में आ गया पता ही नहीं। आपको लगता है कि ये अकेले चुनाव लड़ेंगे बिहार में 243 सीट पर? नहीं, सबको देखिए, लोकतंत्र में कोई आए चुनाव लड़े, पार्टी बनाए, अच्छी बात है, बनाना चाहिए, लेकिन कई पार्टियां चुनाव से पहले बनती है और फिर चुनाव के बाद खत्म हो जाती है। तो देखिए, आए हैं तो मेहनत करें, बिहार भर केवल चुनाव के समय ही ना घूमे। ये तो कहते हैं कि इस बार अर्श या फर्श बन जाएंगे मुख्यमंत्री, सरकार बनेगी इनकी। अब देखिए, कोई अगर अपने हिसाब से पॉजिटिव सोच रहा है तो ये उनकी सोच है। हाँ, क्यों किसी को सोचनी है ना, लेकिन बनाने वाला तो जनता मालिक है। चलिए, हम इनके बारे में ज्यादा और आपसे कोई पूछेंगे। दूसरी तस्वीर, हम अगली तस्वीर। संजय यादव जी। संजय जी कहाँ का फोटो है? सामने बैठे ही नहीं, हैं। इनका मेमोरी बहुत अच्छा है ना। अरे याद है। आपको जवाब मिल गया। बताइए, आपके मित्र बेहतर हैं। मेमोरी, इससे अच्छा मेमोरी किसी चीज का नहीं। आप कोई इवेंट पूछ लीजिए, डेट अभी बता देंगे। नहीं, ये तो है, ये है, टेस्ट कर लीजिए। ये है। चलिए, संजय जी के बारे में पहले ही बात हो चुकी है। अगली तस्वीर हम दिखाना। मिसा भारती जी। मिशा बड़ी बहन है। कुछ तो बताइए, कितना डांट फटकार आपने इनसे सुना है? हाँ, शुरू में बचपन में सबसे ज्यादा सबसे अभी बड़ी भी यही- डर लगता है। पापा व्यस्त रहते थे, मम्मी भी व्यस्त रहती थी, मुख्यमंत्री थे, तो घर मतलब बच्चों को बाद में स्कूल का या जो रूटीन होता है दिल्ली का, खाने पीने का, खेलने कूदने का, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी इनको मिली थी। मॉनिटर है, अच्छी मॉनिटर। डर लगता है अभी भी? नहीं, आप क्यों लगेगा, आप तो बड़ी हम दीदी खुद है। देखिए, डर गलती करने पे डर लगता है। एक बार तो बचपन की बात इधर। बचपन में अब का नहीं। डर का, अब डर क्या लगेगा? अगली अगली तस्वीर। तस्वीर अब। बड़े भैया तेज प्रताप यादव जी। मल्टीपल टैलेंट है इनमें। अब तो आप भी हो गए। अब तो आप भी मल्टीपल टैलेंटेड हो गए। मेरा बहुत लोग को डांस अच्छा नहीं लगता, इनका बांसुरी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। बहुत मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में। करना चाहिए, 5 साल करना चाहिए।
अगली अगली तस्वीर तस्वीर रोहिणी आचार्य जी। रोहिणी आचार्य जी, मतलब मैं जानना चाहूंगी कि बचपन की कुछ यादें, एक याद जो अभी आपको याद आ रही है दीदी को देख के। देखिए, खाना खिलाने, अगर हम बचपन में अगर किसी के हाथ से खाते थे या खाना खाते थे तो इन्हीं के हाथ से खाते थे। आप तो हम लोग क्या तो नहीं खाता था बच्चा, तो लड्डू बना के खिलाया जी। जाता था, फिर चिड़िया ले जाएगा, खा ले खा ले। तो हम लोग की परवरिश वैसे ही हुई। तो इनका खिलाने का जो तरीका था, मतलब हमको पसंद आता था, नहीं भी मन करता था तो खाते थे, तो इन्हीं के हाथ से खाते थे। आप तो इनके सिंगापुर में भी जाके आपने कुछ समय उनके घर पे हाँ, गुजारा। शुरू शुरू में, हाँ, शुरू में। शुरू शुरू में और सबसे बड़ी बात है कि जो हर परिवार, जो हर जो जो इन्होंने जो दान किया, हर अपना परिवार चाहेगा किडनी, कि ऐसी बेटी हो। एकदम एकदम एकदम। तो किडनी, आप समझिए कि अच्छा अच्छा परिवार वाला सब भी भागने लगता है। जब आ जाए किडनी देना है तो अच्छे अच्छे भाग जाते हैं। ये वही विद इन 5 मिनट्स शी वॉज रेडी कि किडनी देना है। हम लोग को भी यहाँ पटना में नहीं पता, वो तो जांच के लिए गए थे, तो उसी टाइम तय हुआ और टेस्ट हुआ। उसमें आर्टरीज देखना होता है, जितना कम आर्टरीज होता है, जिनका बेस्ट मैच होता है, और फैमिली का हो तो बहुत बढ़िया। हाँ, उस समय मेरे 2 मेहमान थे वहाँ, जीजा जी, मीशा जी थी और रोहिणी दी थी। मेरी माँ भी गई हुई थी। हाँ, वो भी गई थी। तो उस समय तो हम लोग को जानकारी था केवल टेस्ट का है। अब पापा भी सोच के गए थे खाली टेस्ट का होगा, जांच के बाद वापस आ जाएंगे, ट्रांसप्लांट का कोई उस समय नहीं था। तो डॉक्टर बोला कि भाई करा लीजिए। तो पापा में अचानक से ऊर्जा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गई कि पापा बोले कर दीजिए। तो उसी टाइम तुरंत चारों का टेस्ट हुआ। 2 मेहमान थे मेरे, मीशा दी थी और रोहिणी दी थी। तो बेस्ट जो मैच था किडनी का, इनका आया। तो उसके बाद डेट वेट जो है तैयार हो गई। लेकिन जब ट्रांसप्लांट की बात आती है और एक एज फैक्टर जो होता है, प्लस हार्ट पेशेंट हो, शुगर पेशेंट हो, तो एक परिवार के ऊपर एक जो है बहुत बड़ी, मतलब आप कह सकते हैं निर्णय लेना पड़ता है। तो वो रिस्क जो है हम सब लोगों ने लिया था उस समय, लेकिन बड़े निर्दयता के साथ पापा ने, और जिसका हो रहा है उसका समझिए, बड़े निर्दयता के साथ उन्होंने कराया। लालू जी का इस मामले में उसमें है। वाकई कई फैसले, कई बड़े फैसले वो बड़े निडरता से लेते रहे हैं। तस्वीर जी, आप दिन भर थक के आए हैं हमारे। अब अगली तस्वीर है पप्पू यादव जी एक की। तस्वीर, हाँ, एक तस्वीर और बची। पूर्णिया में है आप। नहीं नहीं, देखिए पप्पू जी तो पहले से ही राजनीति में है मेरे से। लेकिन एक चीज है कि भाई ठीक है, कभी इधर कभी उधर होता रहता है, लेकिन कभी कभी मेरे बारे में ठीक ठाक बोल देते हैं। कभी कभी ठीक कभी ठाक कभी नहीं भी बोलते हैं। मतलब ठीक है, तो उसका किसी थोड़ी किसी किसी चैनल पर। बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, क्या ज्यादा टिप्पणी करना। लेकिन लेकिन कभी कभी ठीक ठाक बोल देते हैं। कभी जननायक बोलते हैं आपको, कभी बोलते हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री बन गए तो हम बिहार छोड़ के भाग देखिए, जाएंगे। जननायक केवल कर्पूरी ठाकुर जी हैं और गरीबों के मसीहा लालू जी। बहुत बहुत उस जननायक की जगह पे कोई हो नहीं सकता। और लोक नायक एक है। ठीक बात। और थैंक यू सो मच तेजस्वी जी, आप शुक्रिया। सुबह से आप निकले हुए हैं और आपने समय, इतना समय दिया और इस एनर्जी के साथ दिया। इससे ये एक तो होता है कि आप सीमांचल को लेकर आपकी कितनी, आप मतलब कितना आप में लगाव है आपके मन में। ये लोगों को समझना चाहिए कि आप खास तौर पर यहाँ केवल सीमांचल की बात करने आए। तो बहुत बहुत आभार तेजस्वी यादव जी। और हम उम्मीद करेंगे कि सीमांचल की विकास जो है, सीमांचल का विकास आपके जरिए हो, आप उसमें सफल हो।